हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7 का भूगोल पूर्ण चैप्टर देखेंगे। अभी इससे पहले 6 क्लास का पूर्ण रूप से ख़त्म किए, ये 7 क्लास का है। फर्स्ट चैप्टर है पर्यावरण। पर्यावरण किसको कहते हैं? तो इन्वायरमेंटल को कहते हैं। तो पर्यावरण क्या है? सबसे फर्स्ट बात है कि पर्यावरण क्या होता है। हमने हमारे आसपास के मौजूद सभी जीव, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। जितने भी जीव है, स्थान है, वस्तु है, प्रकृति, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण के मुख्य घटक कौन है? तो प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, मानवीय है। प्राकृतिक जितने भी प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ। प्राकृतिक किसको कहते हैं? जो अपने आप से हुआ है। तो जैसे भूमि है, जल है, वायु है, जीव वस्तु है, ये सब जितना क्या है? प्राकृतिक है। मानव निर्मित, अब प्रकृति को ही अब उसके रूप को बदलकर मानव का निर्मित अपने रूप से बना दिए हैं। जैसे इमारत है ना, प्राकृतिक रूप से हमें मान लीजिए मृदा मिला, मिट्टी मिला, उससे हम लोग ईंटा बना दिए। तो पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, ये सब जितने भी बनाए मानव निर्मित। और मानवीय क्या होता है? तो जो व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक क्षेत्र है, और ये सब मिलकर एक पर्यावरण है। परितंत्र क्या है? परितंत्र में क्या होते हैं? सभी जीव रहते हैं, उसी को हम लोग परितंत्र कहते हैं। मान लिया जाए कि वह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी आपस तथा पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उसको क्या कहते हैं? परितंत्र बोलते हैं। अगला चैप्टर है हमारे पृथ्वी के अंदर। तो हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या है? तो 3 मुख्य भागों में बांटा गया है प्रत्येक को। पर्पर पट्टी, मेंटल क्रोड। पर्पर पट्टी क्या है? सबसे ऊपरी पतली परत को हम लोग क्या कहते हैं? पर्पर पट्टी कहते हैं। महाद्वीप भाग जो है मुख्यतः सिलिका एल्युमिनियम, इसीलिए सियाल इसे बोला जाता है। और महासागरीय भाग में सिलिका मैग्नीशियम से बना होता है ना, वही सिलिका मैग्नीशियम बना होता है, इसीलिए इसका नाम। जैसे अगर मान लिया जाए कि जैसे भूपर पट्टी जैसे है, तो सबसे ऊपरी परत महाद्वीप का भाग के मुख्यतः सिलिका एल्युमिनियम, और महासागरीय भाग में किसका बना होता है? सिलिका और मैग्नीशियम का। तो दोनों से, सिलिका एल्युमिनियम वाला और सिलिका मैग्नीशियम। मेंटल बीच के परत को 2900 किलोमीटर गहराई तक, इसको मेंटल कहते हैं। क्रोड क्या है? सबसे आंतरिक परत जो मुख्यतः रूप से निकेल और लोहा से बनी होती है, उसे हम लोग क्रोड कहते हैं। आंतरिक भाग, ये जो एकदम पूरा अंतिम छोर होता है, उसको हम लोग क्रोड कहते हैं। सैल कितने प्रकार के? सैल मतलब होता है रॉक, रॉक मतलब चट्टान जो होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? तो आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और आंतरिक चट्टानें। आग्नेय सैल किसे कहते हैं? तब मैग्मा के ठंडे होकर जमने से बनी हुई, उसे जैसे बेसाल्ट और ग्रेनाइट। क्या होता है ना कि धरती के नीचे गर्म तरल पदार्थ है, जब वो बहुत ज़्यादा मान लिया जाए कि जो ये है कि गर्म तरल पदार्थ ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। अधिक करके समुद्र का निचला भाग, जो समुद्र में कमजोर पार्ट्स रहता है, वहाँ से निकलने का ज़्यादा ये चेष्टा करता है, जिसके कारण से सुनामी आता है ना। तो वो वहाँ पे है। लेकिन हम लोग के धरती पर अगर कहीं ऐसा है कि अगर जगह ना मिला तो धरती से भी फट के बाहर निकलेगा। तो ये इस प्रकार से रहता है कि मान लिया जाए ये यहाँ है ना, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर जब निकलेगा बाहर तो यहाँ टीला नुमा हो जाता है, इधर भी टीला नुमा होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि मैग्मा के ठंडे होकर बनने वाले पदार्थ आग्नेय सैल कहलाते हैं। अवसादी किसे कहते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों अवसाद जमा और दबाव बनती है, जैसे बलुआ पत्थर, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। वही छोटे छोटे हवा के कारण से टुकड़ा टूट टूट के जब बाहर निकलता है तो उससे अवसादी बनती है। केंद्रित क्या है? अत्यधिक ताप और दाब के कारण अग्नेय और अवसादी सैलों को बदलने की उनसे बनती है, उस जैसे संगमरमर हो गया। ये दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर में है हमारी बदलती पृथ्वी, है ना, पृथ्वी की गतियाँ। तो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न बल, जैसे उदाव, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब क्या हो गया? अंतर्जनित बल। अब बहिर्जनित बल पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाला है अपर्दन निक्षेपण। जैसे मान लिया जाए कि अंदर में क्या क्या हो सकता है? तो भूकंप हो सकता है, तरल मैग्मा पदार्थ बाहर निकलेगा, है ना, तो तरल मैग्मा पदार्थ बाहर निकलेगा। इस प्रकार से ये तरल मैग्मा पदार्थ बाहर निकल रहा है। तो ये जो हमारा है ये क्या है? तो इससे हमारा ज्वालामुखी निकल रहा है। धरती के प्लेट अंदर जब आपस में एक दूसरे के वलय होते हैं या रूपांतरण होते हैं तो टकराते हैं। तो ये सब जो आंतरिक बल है, उसी को अंदर में जो हलचल हो रहा है उसको आंतरिक बल। अब बहिर्जलित बल किसको कहते हैं? तो निश्चित है कि अपर्दन। जैसे मान लो कि ये धरती का टुकड़ा है, अब यहाँ हवा चला, इसके ऊपर बाहर निकल, या हो सकता खूब जोर से पानी पड़ा तो ये मट्टी कट के चल जाना। तो एक जगह से दूसरे
दूसरे जगह जब ये अस्थिरता आती है, अस्थिरता, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्जनित बल बोलते हैं। मुख्य कार्य क्या है, तो अपक्षय और अपर्दन। तो अपक्षय और अपर्दन का मतलब क्या होता है कि हवा, जल, बर्फ द्वारा चट्टानों और टूटना, एक स्थान से दूसरे स्थान से बहकर जाना अपर्दन कहलाता है। अभी हम बताएं मृदा को कटना अपर्दन कहलाता है। नदी का क्या कार्य है, तो जलप्रपात, विसर्प, गोखुर झील और डेल्टा का निर्माण करता है ना। समुद्री तरंगों का कार्य समुद्री गुफा, तटीय अष्टैंक और अष्टैक क्लिप। पवन कार्य क्या है, मरुस्थल के छत्रक, शैल और बालू डिब्बे। देखिए अभी क्या है ना कि बोला गया नदी का कार्य क्या है, तो नदी का कार्य जैसे जल सर्प, विसर्प, गोखुर झील क्या होता है ना। तो जो हमारा मतलब गाय का जो खुर होता है उस नुमानुसार होता है, उसको गोखुर झील कहते हैं। डेल्टा क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पानी गिर रहा है, तो पानी गिरने के कारण यहाँ गड्ढा बन जाएगा, ये इस प्रकार से होगा, मतलब त्रिभुज रूपा ले लेगा, तो इसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं, है ना। तो मान लीजिए पानी जहाँ गिरेगा वहाँ गड्ढा कर देगा, उसके इधर जितना भी बनेगा उसी का नाम क्या होता है, डेल्टा। भारत में सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। पवन के कार्य मरुस्थल क्षेत्र, ये तो बताएं कि मरुस्थल जो है पवन का कार्य क्या है, तो मरुस्थल का मतलब क्या होता है, जहाँ धरती में मान लीजिए कि स्थल पे पूरा बालू बालू है, उसको छत्रक शैल बालू वाला, उसको हम लोग पवन काल में जो मरुस्थल के छत्रक शैल और बालू के टिब्बे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, ये मुख्य प्रक्रम हो जाएगा, है ना, इससे बदलेगा, है ना। जैसे नदी का कार्य हुआ तो जैसे वहाँ पर गोखुर झील डेल्टा निर्माण, उसी तरह पवन का कार्य होता है मरुस्थल क्षेत्र के शैल का वहाँ और बालू के टिब्बे जो होते हैं बनते हैं वो हो जाता है। अब हम लोग एयर पढ़ेंगे, तो एयर में सबसे ज़्यादा मतलब जो पर्यावरण है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस 78% है ना। अब यही सब के बारे में यहाँ पर पढ़ने में। एयर मतलब हवा। तो वायुमंडल का संगठन नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.03%, आर्गन 0.93% तथा अन्य गैस है। हम लोग ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम लोग जो श्वास में लेते हैं उसे ऑक्सीजन कहते हैं, जो छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और पेड़ पौधा जो लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है, तो चिप्स के जितने भी पैक में है या जो भी पैकेट बनता है उसमें नाइट्रोजन गैस, उससे क्या होता है, मॉइस्चर नहीं आता है। हवा निकाल दीजिए कुरकुरे ये सब चिप्स में, देखिए उसके बाद कैसा लगेगा। तो ये नाइट्रोजन उसी को जो नरम ना हो उसके लिए जो बने रहता है उसे हम लोग नाइट्रोजन कहते हैं। अब वायुमंडलीय की परतें, वायुमंडलीय की कितने परतें हैं, तो वायुमंडलीय का मतलब जो आकाश वाला है वो, तो उसको 5 भागों में बांटेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल और बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल किसको कहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण परत मौसम संबंधी सभी घटनाएं किसमें होते हैं, क्षोभ मंडल में। समताप मंडल हवाई जहाज का उड़ाने वाला जो होता है वो कौन सा मंडल में होता है, समताप मंडल में। ओजोन गैस की परत यहीं से। मध्यम मंडल में उनका पिंड इसी परत पर जलकर नष्ट होते हैं। बाह्य वायुमंडल, रेडियो संचार, ये सब जितने भी उपकरण लगाए जाते हैं वो बाह्य संचार। बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत होता है ना, उसको बहिर्मंडल। मौसम जलवायु, मौसम अल्पकालीन दशा है कि जबकि जलवायु किसी भी क्षेत्र की दीर्घकालीन औसत मौसमी दिशा है। अब वाटर के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहली बात है जल एक चक्रीय है, मतलब यह नवीकरणीय है, लेकिन मनुष्य इस प्रकार जितना ज़्यादा यूज कर रहे हैं कि यह बहुत जल्दी अनवीकरणीय क्षेत्र में आ जाएंगे। तो यही है, सूर्य के ताप पर जल वाष्पीकृत होना, संघनीय होकर बादल बनना और वर्षा आना। तो वही है कि अगर मान लिया जाए वृक्ष उच्च काट दिया जाए तो उससे क्या होगा, संघनन विधि कार्य रुक जाता है। कोई कहता है ना कि अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो बारिश नहीं होगा, तो वो बहुत कोई ऐसा समझता है कि वृक्ष के कारण से ही क्या होता है पता नहीं, वृक्ष के कारण पानी आएगा, नहीं। वृक्ष जो है संघनन विधि कार्य करना है। अगर मान लीजिए एयर नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए वृक्ष ना रहेगा तो यहाँ पे धरती पे जितने भी पानी है वो अवाष्पीकृत कैसे होगा, उड़ के ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ये जो क्रिया होता है इसको संघनन क्रिया कहते हैं। तो जल का बहुत बड़ा, ये वृक्ष का भी बहुत बड़ा अपना योगदान है जल बारिश करवाने में, है ना। तो इसीलिए कि वो जो है हवा को ऊपर उठा सके, जो पानी है वो उठ के ऊपर जा सके और बादल के रूप में रहे, और उसके बाद पुनः जो हमारे धरती पर बारिश होने का काम करे। जल वितरण पृथ्वी का 97.3% जल खारा है। देखिए पानी ही पानी से भरा हुआ, लेकिन वह पानी कैसा, खारे, पीने योग्य नहीं है। और केवल 2.7 जल की लवण मीठा पानी है ना, मतलब 2.7% लगभग समझ लीजिए कि पानी पीने योग्य है। बाकी 97.3% कैसा है,
तो आपका खारा है। खारा मतलब नमकीन है। अब है महासागरीय परिसंचरण। तरंगे महासागर की वजह से लगातार जल का उठना गिरना। ज्वार भाटा दिन में दो बार नियम से महासागरीय जल का उठना। ज्वार गिरना भाटा मतलब ज्वार भाटा किसको? ज्वार मतलब उठना और भाटा मतलब गिरना। तो जो उठता और गिरता है उसी को ज्वार भाटा बोलते हैं। सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है ना। ज्वार भाटा जो निकलता है, जो ज्वार भाटा होता है, इसके सूर्य चंद्रमा के कारण भी होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो सुनामी होता है वह हमारा जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण से होता है ना। अब है धाराएं। गर्म धाराएं जैसे गल्फ स्ट्रीम विषुवत वृत्त के पास उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर बहती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों के निम्न अक्षांशों की ओर बहती है। अब अगला चैप्टर है ये छठा, उसके बाद लास्ट है एक और, मानव पर्यावरण का उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय। ये तो बड़ा है, ये उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय। जैसे अगर मान लिया जाए ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर झुका हुआ, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है ना, और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पर। तो दोनों के बीच लगभग जो होता है वो उष्णकटिबंधीय होता है। सूर्य का लंबवत पड़ने के कारण से ये क्षेत्र बहुत गर्म होता है। देखिए उष्णकटिबंधीय अमेजन बेसिन जलवायु अत्यधिक गर्म और नम जलवायु, प्रतिदिन वर्षा वन अत्यधिक घने जंगल, यहाँ जहाँ कटाई और दहन कृषि की जाती है। जीवमंडल टूकन, गुंजन पक्षी, एनाकोंडा, पिराना मछली ये सब पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन उपोष्ण प्रदेश जलवायु, मानसूनी जलवायु, गर्मी में गर्मी और मानसून में वर्षा। स्थलाकृति मैदान का भाग, सुंदरवन डेल्टा और पर्वतीय क्षेत्र। मुख्य फसल धान, गेहूं, मक्का और जूट और गन्ना है। वन्यजीव या सींग वाला गोंडा, बंगाल टाइगर और डॉल्फिन जैसे यहाँ पर मौजूद है वन्यजीव। रेगिस्तान जीव, तो हम लोग सबसे पहले रेगिस्तान किसको कहते हैं? जहाँ बालू ही बालू से रेगिस्तान कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो भारत का थार होता है। और गर्म रेगिस्तान सहारा है ना। अगर पूछ दिया जाए विश्व लेवल पर, तो विश्व लेवल पर जो सबसे बड़ा है वह होगा सहारा, और भारत का जो है वह कैसा है? थार है, थार रेगिस्तान है ना। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। जलवायु अत्यधिक गर्म दिन और अत्यधिक ठंडे रातें होते हैं। लोग आजीविके बेदुइन और तुआरेगा जैसे जनजातियां, पशुपालन, ऊँट को जानते हो, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। खजूर का पेड़ और मरुदान के पास कृषि की जाती है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, भारत जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र वृहद हिमालय क्षेत्र है। जलवायु अत्यधिक ठंडी शुष्क रहती है। लोग संस्कृत मुख्य बौद्ध मुस्लिम आबादी, प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। जीव जंतु याक, जंगली भेड़, बकरी, जो और चीरू उपयोग सहतूत ऊन के लिए किया जाता है। बस यही चैप्टर यहाँ तक 7 तक था। आज तक यहीं रहने देते हैं। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। और ठीक है, धन्यवाद। अब हम इसे बंद करते हैं।